हेलो गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉलिड मैकेनिक्स ME 202 का चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसके अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अंदर डेरिवेशंस भी हैं, इसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं और इसके अंदर न्यूमेरिकल हैं। तो इस सिंगल वीडियो लेक्चर के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें कवर की जाएगी। आपके पास जो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की गई होंगी या मुझसे लेंगे तो वो स्लाइड तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग जो है स्मार्ट वे के अंदर स्टडी करेंगे। हम लोग जो है सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताता जाऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या पास पेपर के अंदर पूछा गया है। तो आप उस हिसाब से जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। स्टार्टिंग से पहले सर उसामा अनीस जो कि लेक्चरार थे, जो कि मेरे टीचर थे, जिन्होंने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी लेक्चर यहाँ पर दे सकता हूँ, वो सब और सब का सब जो है उसामा अनीस का सिखाया हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर सर उसामा अनीस। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लेक्चर। जो सबसे पहले स्लाइड हमारे पास है उसके अंदर लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सस्टेन लोड विदाउट अनड्यू डिफॉर्मेशन एंड फेलियर। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है? मटेरियल की स्ट्रेंथ दर हकीकत वो उसकी सलाहियत है कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है डिफॉर्मेशन या फेलियर से पहले। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मटेरियल जो है 10 न्यूटन के फोर्स के ऊपर डिफॉर्म हो रहा है तो वो 10 न्यूटन उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो 20 न्यूटन के ऊपर हो रहा है तो 20 न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ है। अब पास पेपर के अंदर जो है ना, पास पेपर के अंदर इसकी डायग्राम आपको दी हुई थी एक पास पेपर में और पूछा गया था बताओ कि ये डायग्राम्स क्या शो कर रही हैं। तो आपका सिंपल वन वर्ड आंसर होगा कि भाई पहली जो डायग्राम है उसके अंदर पहले बीम हमारे पास स्ट्रेट थी, बाद में डिफॉर्म हो गई तो डिफॉर्मेशन शो कर रही है। दूसरी हमारे पास जो डायग्राम है उसके अंदर एक गियर है, गियर के यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू के अंदर देख रहे हैं आप लोग जो है क्रैक आपको दिख रहा है, बाद में क्रैक प्रोपगेट हो गया और वो गियर हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया। तो दूसरी डायग्राम के अंदर फेलियर ऑफ गियर की वजाहत की जा रही है। तो ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, जरा सा इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे कहा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन इज अ मेजर ऑफ क्या होती है, स्ट्रेन होती है। मतलब कि अगर स्ट्रेंथ की बात हो रही है दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रेस, और अगर डिफॉर्मेशन की बात हो रही है तो दैट्स मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रेन। Many emerging technologies today focus primarily on the mechanical properties of the material used. हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब के सब आजकल फोकस करती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, मटेरियल की, क्योंकि मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, उसके अंदर स्ट्रेन कितना आएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद वी आर कमिंग ऑन दी टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास क्या कहलाती है, डिफॉर्मेशन के बगैर स्ट्रेंथ कहलाती है, मतलब कि स्ट्रेस। डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली आइदर बाय टेंशन और कॉम्प्रेशन टेस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। तो लोड कितना बेयर कर सकता है मटेरियल, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो टॉर्जन टेस्ट अप्लाई करते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का इस्तेमाल करते हुए। अब स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जरा देख लें। इसका क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके एंड्स जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, ग्रिप्स के ऊपर फेलियर ना हो, ग्रिप्स के ऊपर फेलियर से रोका जाए। 2 मार्क्स हम लोग प्लेस करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, गेज लेंथ कहलाते हैं। ये गेज लेंथ के जरिए ये जो 2 मार्क्स आप लोग देख रहे हैं, ये पहला मार्क और ये दूसरा मार्क, इसी के जरिए बाद में आप क्या करते हैं, जब आपने फोर्स अप्लाई कर दी ना, अब इसके अंदर जितनी इलोंगेशन आएगी या जितनी कंप्रेशन आएगी तो आप इस गेज लेंथ से कंपेयर करोगे कि भाई स्टार्टिंग में इतनी थी, लास्ट में इतनी हो गई। तो इस गेज लेंथ के जरिए आप क्या करते हो, स्ट्रेन की कैलकुलेशन करते हो। तो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के अंदर 3 बातें बतानी है। पहली, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होता है, ग्रिप्स जो होती हैं वो इनलार्ज होती है ताकि पहली बात तो ये कि ग्रिपिंग करने में आसानी हो, दूसरा ये कि वहाँ से फेलियर ना हो। तीसरी बात ये कि यहाँ पर 2 मार्क्स हम लोग उसके ऊपर वो करते हैं, 2 मार्क करते हैं इसके ऊपर जो कि हमारे पास गेज लेंथ कहलाते हैं, जो कि हमारे पास यूज होते हैं स्ट्रेन की कैलकुलेशन में। लॉन्ग एंड एलोंगेशन इज रिकॉर्ड फ्रीक्वेंटली, एक्सटेंशन इज डिटरमाइंड यूजिंग मैकेनिकल और ऑप्टिकल डिवाइस नोन एज एक्सटेंसोमीटर।
हमारे पास जो एलोंगेशन आती है या जो हमारे पास कॉम्प्रेशन आती है वो एक्सटेंसोमीटर के जरिए डिटरमाइन करते हैं, और डायरेक्टली स्ट्रेन यूजिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, इसके ज़रिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव टेस्ट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल गिव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज बट नॉट यील्ड एग्जैक्टली सेम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखें ये क्वेश्चन ठीक इसी तरीके का पास पेपर में आया हुआ है। वो यही पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास डिफरेंट टेंसाइल कॉम्प्रेसिव टेस्ट किए गए पार्टिकुलर मटेरियल के ऊपर ना, एक पार्टिकुलर मटेरियल के ऊपर वो प्रॉपर्टीज तो सेम दे रहा है लेकिन उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है ना वो अलग बन रहा है। मतलब कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, एक ही मटेरियल हम लोगों ने लिया, उस मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज तो वो सेम दे रहा है बट उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो उसका एसएस कर्व है, वो हमारे पास वो क्या दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है वही सेम मटेरियल। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसके जो है यहाँ पर देखें 5 रीजंस बताए हुए। क्या पता कि उसकी मटेरियल की कंपोजिशन के अंदर, मटेरियल तो आपने सेम लिया है लेकिन जो स्पेसिमेन लिया है उसकी कंपोजिशन के अंदर आपके पास क्या हो गई हो, कुछ खराबी आ गई हो, कुछ इनहोमोजीनियस आ गया हो, कुछ हेट्रोजीनियस मटेरियल वो बन गया हो। माइक्रोस्कोपिक इम्परफेक्शन, उसके अंदर जो है हमारे पास कुछ इम्परफेक्शंस हो गई हो, कुछ क्रैक्स हों, कुछ हमारे पास जो है वॉइड्स क्रिएट हो गए हों, तो इसकी वजह से भी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जब उसको बनाया जा रहा हो स्पेसिमेन को, तो क्या पता उस वक्त कोई खराबी आ गई हो। रेट ऑफ लोडिंग, क्या पता आपने जो लोडिंग्स अप्लाई की है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गई हो, क्या पता आप जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे हो वो वेरिएट हो गया हो, तो इस वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या करता है, हमारे पास चेंज हो जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि पास पेपर में आया हुआ था, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस स्लाइड में देखें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जो है वजाहत की गई है। ये हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन उस वक्त तक होती है जब तक हमारे पास जो स्ट्रेस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्ट्रेन के। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ जब तक हमारे पास वैलिड होता रहेगा तो ये हमारे पास क्या लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इस लाइन के बाद हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद हमारे पास आता है इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेस। देख रहे हैं 2 पॉइंट एक साथ है। यील्ड स्ट्रेस इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो हुक्स लॉ वायलेट होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, यहाँ तक हमारे पास जो है इलास्टिक रीजन ही रहता है। मतलब क्या हुआ कि यील्ड स्ट्रेस से पहले ना मटेरियल इस काबिल होता है कि वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर सकता है। यील्ड स्ट्रेस एक ऐसा पॉइंट है जब तक मटेरियल के अंदर उसकी गेनिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। इसके बाद जो है मटेरियल है उसको आप जब स्ट्रेस अप्लाई करोगे, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो लिहाजा इसके बाद से देखें यहाँ तक तो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है बट यील्ड स्ट्रेस के बाद से किस में चला गया, प्लास्टिक बिहेवियर में चला गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास क्या हुई, यील्डिंग हुई। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस शुरू होता है स्ट्रेन हार्डनिंग का। स्ट्रेन हार्डनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि मटेरियल अपनी अंदर क्या करना शुरू कर देता है, मटेरियल अपने अंदर जो है एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ इसके अंदर बढ़ती जाती है। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, यूटीएस कहलाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। मतलब कि मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत है ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद आपका मटेरियल क्या होगा, नैक होना शुरू होगा। लेट सपोज आपके पास ये मटेरियल है ना, ये आपने स्पेसिमेन लिया था, या आपने स्पेसिमेन ले लिया था, तो ये यहाँ से इस पोर्शन से क्या होगा, नेकिंग का मतलब इसके अंदर इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नेकिंग क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से और एट द लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाएगा, मटेरियल हमारे पास फेल हो जाएगा। इसके बाद पास पेपर में ये सवाल भी आया हुआ है कि डक्टाइल मटेरियल के फेलियर के स्टेप्स बता दें। सही है, ये आपके ना सिर्फ सॉलिड मैकेनिक्स में बल्कि मेटलर्जी वाले में भी, मटीरियल्स एंड मेटलर्जी के अंदर एमएम के अंदर भी ये हमारे पास एक पोर्शन है जिसके अंदर डक्टाइल मटेरियल के फेलियर के प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है। तो देखें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिमेन के ऊपर हम लोगों ने यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड लगाई। इसके बाद हमारे पास अंदर जो डिसलोकेशंस थी, जो हमारे पास वर्ड्स थे, जो स्पेसिस थे, फ्री स्पेसिस छोटे छोटे, ये आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये क्या हुए, ये पहले एक्टिवेट हुए।
इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या आई, हरकत आई। फिर क्या हुई, डिसलोकेशन मोमेंट अपोजिट टू द मटीरियल फ्लो, मटीरियल के फ्लो के हमेशा अपोजिट डिसलोकेशन क्या कर रही है, मूव। देखो मटीरियल फ्लो होने की कोशिश कहाँ पर कर रहा है, अपवर्ड फ्लो होने की कोशिश कर रहा है। मटेरियल कहाँ पर फ्लो होने की कोशिश कर रहा है, अपवर्ड। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास, ये कहाँ पर जमा होने की कोशिश करेंगे, ये डाउनवर्ड जमा होने की कोशिश करेंगे। जब ऊपर की तरफ मटेरियल फ्लो हो रहा है तो डिसलोकेशन जो है सेंटर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मटेरियल फ्लो यहाँ पर कर रहा है तो डिसलोकेशन उसके अपोजिट पे जा रही है, ये लिखा हुआ है अपोजिट टू द मटेरियल फ्लो। फिर इसके बाद हमारे पास डिसलोकेशंस क्या हो रही है, चौथे स्टेप के अंदर पाइलअप हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये पाइलअपिंग है, ये जमा हो रहे हैं। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोवर्ड। अब ये जो डिसलोकेशंस हैं ये जब एक साथ मिलेंगी तो ये हमारे पास क्या बना रही है, माइक्रोवर्ड्स बना रही है। फिर ये माइक्रोवर्ड्स के बनने के बाद अब ये माइक्रोवर्ड्स जमा हो रहे हैं, कॉल्सेंस ऑफ वर्ड्स हो रही। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, क्रैक की फॉर्मेशन होगी। क्रैक हमारे पास हल्का हल्का बनना शुरू हुआ और एट दी लास्ट हमारे पास बीच में क्या जनरेट हो गया, कप एंड कोन जनरेट हो गया। तो डक्टाइल फेलियर एक ऐसा फेलियर है कि जिसके अंदर हमारे पास जब मटेरियल ब्रेक होता है ना, तो मटेरियल बिल्कुल परपेंडिकुलर ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो कप और कोन बने हुए उस शिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये ब्रेक होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस ऑफ डिसलोकेशन भी आया हुआ है सवाल पेपर में कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशंस हमारे पास क्यों सिग्निफिकेंस है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या शो करती है ये। तो डिसलोकेशन सिंपल हम लोगों को ये बताती है, अगर मटेरियल के अंदर डिसलोकेशंस की मूवमेंट आ जाती है ना तो वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, ये हम लोगों को बताया जाता है। मतलब कि हमारा मटेरियल जब डिसलोकेशन की मूवमेंट आई तो मटेरियल किस रीजन में दाखिल हो गया बच्चा, प्लास्टिक रीजन के अंदर दाखिल हो गया, यहाँ पर ये बात बताई जाती है। अब ये है डिसलोकेशन इंट्रैक्शन। डिसलोकेशंस के कुछ पैटर्न्स हैं, क्या है, डिसलोकेशन इंट्रैक्शन मीन इसके पैटर्न के, ये किस किस तरीके से होता है। देखें ये एनहिलेशन के अंदर होता है, ये हमारे पास स्लीपिंग प्लेन है और ये इस तरीके से होता है। अगर ये डायग्राम पेपर में आ गई तो आप बोलेंगे कि ये इंटरलॉकिंग की तरह हो रहा है, या अगर ये आ गई मेरे पास कोई इंक्लाइंड लाइन आ गई तो आप बोलेंगे स्लिप प्लेन हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई गोल टायर आ गया तो आप बोलेंगे हार्डर ऑब्स्टिकल आ गया, ग्लाइडिंग कहलाता ही है। अगर ये पैटर्न आप लोग देख रहे हैं तो आप बोलेंगे पाइलैपिंग होती है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं डिसलोकेशंस के। अगर डायग्राम दी जाती है, वैसे तो कभी दी नहीं गई, लेकिन अगर दी जाती है तो आपको इसके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट डेरिवेशन जो पेपर में आई हुई है उसका हमारे पास नाम है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन जो है आपके पेपर में, पास पेपर में आ चुकी है। आइए इसको समझते हैं, ड्राइव करने जाते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। एक्सटर्नल लोड की वजह से मटेरियल हमारे पास क्या होता है, डिफॉर्म होता है, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है इंटरनली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के अंदर, मतलब कि वो खुद अब्जॉर्ब करने लगता है। क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास स्ट्रेन की वजह से आ रही है तो ये कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। देखें सिंपल, एक्सटर्नल लोड की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है और उस स्ट्रेन की वजह से मटेरियल अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, तो ये एनर्जी क्योंकि स्ट्रेन से रिलेटेड है इस वजह से ये स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट्स डेरिवेशन। यहाँ पर गौर करें, डेल्टा एफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हमारे पास लग रही है, तो हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है किस प्लेन के अंदर फोर्स लग रही है। हमारे पास जो है ये वाला प्लेन एक है और एक प्लेन हमारे पास ये वाला है, सही। हम लोग ये वाला प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, फोर्स हम लोगों ने परपेंडिकुलर ली हुई है, ये हम लोगों ने प्लेन लिया, ये वाई की डायरेक्शन में और ये डेल एक्स की डायरेक्शन में प्लेन है हमारे पास। तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगी। एरिया हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है स्ट्रेन इंटू डेल्टा जेड। ओके, अब यहाँ पर गौर करें, हमारे पास फोर्स, क्योंकि फोर्स आपके पास जो लग रही है वो दो लग रही है ना, तो आप इस वजह से क्या लोगे, एवरेज लोगे, सही है। तो आपने क्या लिखा है, डेल्टा एफ बाई 2 लिखा है। इसके बाद स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आपने क्या लिखा, हाफ, और डेल्टा एफ की जगह पर क्या आ गया, सिंपल स्ट्रेस आ गया, सही। हाफ आया, डेल्टा एफ आया, ये मेरे पास क्या आ गई, पूरी की पूरी फोर्स आ गई। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने क्या कंसिडर किया है, आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखते सिग्मा, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो फोर्स थी ना डेल्टा एफ, वो हमारे पास क्या थी, सिग्मा इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो यहाँ पर आता डेल एक्स, यहाँ पर आता डेल एक्स इंटू डेल वाई, और डिस्प्लेसमेंट के सिग्मा क्या हमारे पास एप्सिलॉन के साथ क्या आ रहा होता, डेल जेड।
तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या मिलके बना लेता, डेल्टा वी बना लेता। अब ये स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रेन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। तो जब डेल्टा वी यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा स्मॉल यू हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने जो है स्ट्रेन को फर्दर ओपन कर लिया है। तो जब स्ट्रेन को ओपन करेंगे तो मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास रिलेशन क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेन इनटू ई। सही है, ये मेरे पास रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से स्ट्रेस ओवर ई कर दिया, और स्ट्रेस ओवर ई को फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर आया यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर ओवर ई। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की। तो मॉड्यूलस जब हम लोग जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना, प्रोपोर्शनल लिमिट तक यहाँ तक, तो ये मेरे पास कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, लेकिन जब मैं इस पूरे का पूरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं पूरे के पूरे एरिया की बात करते हैं, तो दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दी टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसके अंदर जो है प्रोपोर्शनल लिमिट ली जाती है, और इसके अंदर हमारे पास जो है फेलियर स्ट्रेस लिया जाता है, पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व लिया जाता है। तो ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। इसके बाद पहला क्वेश्चन है कि टेंसाइल टेस्ट किया गया हम लोगों ने एक स्पेसिमेन के ऊपर, जिसका ओरिजिनल डाया आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी नॉट दिया हुआ है, और आपको क्या दी हुई है, गेज लेंथ दी हुई है, एल नॉट दिया हुआ है। सही है, डेटा इज गिवन इन द टेबल। आप क्या डिटरमाइन करें, आपको ये टेबल भी दिया हुआ है फोर्स और इलोंगेशन का। आप डिटरमाइन करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग मॉड्यूलस मतलब कि ई मालूम करके दें, यील्ड पॉइंट मालूम करके दें, यील्ड स्ट्रेस, यूटीएस मालूम करके दें, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस, और फ्रैक्चर स्ट्रेस, लास्ट स्ट्रेस। तो देखें इस फोर्स के जरिए और इस डाया के जरिए, क्योंकि डाया के जरिए मैं एरिया निकाल सकता हूँ, मैं एरिया का फॉर्मूला जानता हूँ। मेरे पास एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो इसके जरिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ, और उस एरिया को मैं इस फोर्सेस से डिवाइड करवाता जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेसेस आ जाएंगे, ये स्ट्रेसेस आए हुए। इसी तरीके से स्ट्रेन, मेरे पास एलोंगेशन आई हुई है, मेरे पास चेंज इन लेंथ आई हुई है, तो चेंज इन लेंथ को जब ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। इस तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल लूंगा। अब देखें, अब आपके पास ये तरीका है कि आप डायग्राम बनाएं, इस कर्व्स को, इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, और इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आप जो है वो उसके ऊपर जो है पॉइंट्स को देखते हुए आप अपने पास यूटीएस बताएं, यील्ड स्ट्रेस बताएं। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है ना, शॉर्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आपके पास क्या होगा, यूटीएस होगा। दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ आपको बतानी है कि आपके पास, हमारे पास जो है वो यील्ड पॉइंट कहाँ पर होगा, यील्ड पॉइंट। तो याद रखिएगा जहाँ पर वैल्यूज़ रिपीटेशन हो रही होती है ना वैल्यूज़ की, देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी रिपीट हो रही है, 59, 59, 60, 59, 59। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होगा, जो आपके पास रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगी, यील्ड स्ट्रेस आ जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या बताना था, प्रोपोर्शनल लिमिट बताना था। तो यील्ड स्ट्रेस के ऊपर जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। तो इस प्रोपोर्शनल लिमिट को इसके स्ट्रेन से मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यंग मॉड्यूलस आ जाएगा। देखें चार चीज़ें, चारों बातें बता दी। लास्ट वाला फ्रैक्चर स्ट्रेस, मैक्सिमम वाला यूटीएस, जहां पर वैल्यू रिपीट हो रही है वो यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के ऊपर वाला प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन उठा के क्या कर दोगे, यंग मॉड्यूलस निकाल लोगे। सिंपल, देख लें यही क्या हुआ है, 60 लिया हुआ है, यील्ड पॉइंट 58 लिया हुआ है, यूटीएस 108 लिया हुआ है इन्होंने, ये रहा 108। यहाँ पर भी देख लें फ्रैक्चर स्ट्रेस 93.105 यही लिया हुआ है। तो सेम यही काम हम लोगों ने करना है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर एन एल्यूमिनियम अलॉय दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट इज शोन। आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाई हुई है। इफ़ अ स्पेसिमेन ऑफ दिस मटीरियल is stressed to 600 megapascal,
डिटरमाइन द परमानेंट स्ट्रेन दैट रिमेन इन द स्पेसिमेन। आपको क्या डिटरमाइन करना है इसके अंदर? परमानेंट स्ट्रेन डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को समझते हैं, ये हमारे पास होती क्या है। आप सपोज करें कि आपने जो है एक कोई भी मेटल ले लिया, या आपने सिंपल क्या ले लिया, कोई भी आपने मेटल ले लिया, उसके ऊपर आपने लगाई फोर्स। आपने क्या लगाई? इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर दी। यहाँ से भी आपने फोर्स अप्लाई की एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई की। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एलोंगेट होना शुरू होगा। अब एलोंगेट, लेट सपोज इसकी लेंथ आपके पास थी 10 मीटर, और एलोंगेशन आपने जो इसको एलोंगेट किया तो इसकी लेंथ हो गई 15 मीटर। अब इतनी एलोंगेशन के बाद जब आपने इसके ऊपर से फोर्स रिलीज़ की तो ये वापस आपके पास आया 12 मीटर के ऊपर। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 मीटर का हमारे पास क्या आ गया? इसके अंदर हमारे पास जो है परमानेंट स्ट्रेन आ गया 2 मीटर का। पहले 10 मीटर था, आपने 15 मीटर तक इलोंगेट किया, ये 2 मीटर के अंदर इजाफा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट स्ट्रेन। बाकी जो 3 मीटर ये वापस आया ना, 3 मीटर इसका वापस आना मेरे पास कहलाता है इलास्टिक रिकवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिक रिकवरी कहलाता है। ओके, सो आपको मालूम करना है परमानेंट स्ट्रेन के मटेरियल हमारे पास कितना डिफॉर्म हो गया है परमानेंटली, वो मालूम करना है। व्हेन द लोड इज रिलीज, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द लोड एप्लीकेशन। तो इस सवाल के अंदर हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है, स्टेप वाइज काम करेंगे। पहला स्टेप ये होता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन देखो ना, तो उसका क्या कैलकुलेट कर लो? उसका यंग मॉड्यूलस ई कैलकुलेट कर लो। तो ई किस तरीके से कैलकुलेट होगा? ई इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये वाला जो स्ट्रेस है मैं इसको इस वाले स्ट्रेन से डिवाइड कर दूंगा। इस पॉइंट का स्ट्रेन मुझे दिया हुआ है तो मेरे पास ई आ जाएगा जब मैं 450 को डिवाइड करूंगा 0.006 से। पहला काम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा काम ये कि आपको ये जो 600 वाली फोर्स दिया, ये स्ट्रेस दिया हुआ है, इसके ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जिसके ज़रिए आपको इसका स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। या आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इसका स्ट्रेन आप मालूम कर सकते हो। देखो ये 0.02 है, ये 0.03 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0.021 होगा, यहाँ पर 0.022 होगा, और यहाँ पर 0.01 सेकेंड, यहाँ पर 0.023 के करीब क्या होगा? स्ट्रेन होगा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। अब आपने क्या करना है? आपने इस लाइन के ना, ये वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब कि जैसे ये ड्रॉ हुई है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसी जगह से। 1 सेकेंड, देखें दूसरी लाइन बिल्कुल इस लाइन के मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो इंडिकेशन करनी है वो इसकी इंडिकेशन करनी है कि हमारे पास परमानेंट स्ट्रेन कौन सा और इलास्टिक रिकवरी कौन सी है। तो याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारे पास जो है, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारे पास है ये कहलाता है परमानेंट स्ट्रेन। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन पी से। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इलास्टिक रिकवरी से। ये होता है एप्सिलॉन आर। तो अब यहाँ पर जो आपके पास टोटल एप्सिलॉन है, ये जो टोटल एप्सिलॉन है ये किसके बराबर होता है? ये तो सबसे पहले हमारे पास परमानेंट स्ट्रेन के प्लस और क्या होता है? इलास्टिक रिकवरी के बराबर होता है। तो आपको ये मालूम है, सही है, ये आप मालूम कर चुके हैं। आपको क्या निकालना है? आप किसी तरीके से अगर एप्सिलॉन आर निकाल लेते हैं, इसको मैंने ओ दिया है, इसको मैं सी का मार्क दे देता हूँ, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं किसी तरीके से सी डी मालूम करूँ, देखो
जो मेरे पास इसका ई की वैल्यू आई थी, जो मेरे पास इस लाइन की ई की वैल्यू आएगी, वही मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, इस लाइन की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये मेरे पास आ रही थी तकरीबन 75 गीगापास्कल। अब हम लोगों ने इंटर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास m बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसकी हमारे पास क्या है, ये वाली हाइट है, BD की हाइट है, जो कि कितनी है हमारे पास 600 मेगापास्कल है। 600 मेगा डिवाइड में किससे कर दूंगा, जो मेरे पास ये बेस होगा, ये बेस मेरे पास कितना है, ये बेस मेरे पास है दर हकीकत एप्सिलॉन r, सही है। और इस m की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 75g लिख दूंगा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 75g इज इक्वल टू 600 मेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, एप्सिलॉन r निकाल लूँगा। अब इस एप्सिलॉन r को मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये मेरे पास मौजूद है, मैं क्या निकाल लूँगा, परमानेंट स्ट्रेन निकाल लूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें, इन्होंने ई निकाला हुआ है, इस ई के बाद इन्होंने क्या निकाला हुआ है, एप्सिलॉन ओ सी निकाला हुआ है। ओ सी देखें, ओ सी निकालने के लिए ना इसको इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 0.088 को। ये टोटल आ रहा था हमारे पास स्ट्रेन, सही है, 0.023 ये लिखा हुआ है, और इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वही वाले तरीके से जो मैंने आपको बताया है ना, स्लॉप वाले ट्रायंगल वाले तरीके से, कि 75 गीगापास्कल बराबर हमारे पास होगा 600 मेगापास्कल के, डिवाइडेड बाय में किससे कर दूंगा, एप्सिलॉन r से कर दूंगा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या निकाल लिया, परमानेंट स्ट्रेन निकाल लिया। अब कह रहा है कि अगर गेज लेंथ हम लोग जो है 50 मिलीमीटर सपोज करते हैं ना, तो 50 मिलीमीटर को आप इस स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितनी परमानेंट इलोंगेशन आई है। ठीक है, इसने एक वैल्यू सपोज की हुई है अंदर से। अच्छा, इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकालना था। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला पड़ा है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। देखें, जब बिफोर की बात करूंगा तो मैं प्रोपोर्शनल लिमिट्स ले लूंगा। यहाँ पर देखें क्या ले लिया, 450 ले लिया, और इसका स्ट्रेन हम लोगों ने ले लिया 0.006। तो मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल आ गया। जब मुझे फाइनल मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की बात करनी होगी तो स्ट्रेस ये क्या लेगा, 600 लेगा, और स्ट्रेन क्या लेगा, ये पूरा का पूरा। अच्छा, जब फाइनल की बात करेगा ना तो स्ट्रेन ये वाला लेगा, ये इलास्टिक रिकवरी वाला। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे जो है पूरा का पूरा स्ट्रेन ले लेते हैं। नहीं, आपने जो है इलास्टिक रिकवरी वाला लेके क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो उससे मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस आएगा 2.4 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, जो कि बहुत ईजी है, जो कि पेपर में आने की चांसेस नहीं है प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह। तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर कह रहा है डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द स्क्वायर होलो बार। एलोंगेशन मालूम करो। एक एलोंगेशन मालूम आपने करनी है 100 किलो न्यूटन की फोर्स के ऊपर, ठीक है, एक आपने 100 किलो न्यूटन की फोर्स के ऊपर करनी है, और दूसरी आपने जो है 300 किलो न्यूटन की फोर्स के ऊपर क्या मालूम करनी है, एलोंगेशन मालूम करनी है। और फाइंड द परमानेंट एलोंगेशन ऑफ द बार, और इस बार की क्या मालूम करके दो, परमानेंट एलोंगेशन मालूम करके दो। ठीक है, ये परमानेंट एलोंगेशन किसकी वजह से आ रही होगी, 360 किलो न्यूटन की वजह से आ रही होगी, तो ये मालूम करके दो। द बार इज मेड अप ऑफ अ मेटल अलॉय हैविंग अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, जो कि आपको दिखा दी गई है। तो देखें, सबसे पहले तो इसका एरिया कैसे निकाला हुआ है, इसका टोटल हमारे पास इन्होंने क्या लिया, टोटल क्रॉस सेक्शन इन्होंने लिया 0.05 का स्क्वायर, ये 0.05, ये 0.05, टोटल एरिया इन्होंने ले लिया, माइनस कर दिया जो होलो है। होलो कितना होगा, क्योंकि यहाँ से 5 मिलीमीटर का गैप है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ से 5 मिलीमीटर का गैप हमारे पास मौजूद है, और यहाँ से भी 5 मिलीमीटर का गैप हमारे पास मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा 0.04 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किस तरीके से होगा 0.04 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखें ये वाला 5 यहाँ से ये पूरा हम लोग जब 50 कंसिडर कर रहे थे ना, ये पूरा जब आप लोग 50 कंसिडर कर रहे थे तो 5 यहाँ से कम हुआ और 5 यहाँ से भी तो कम हुआ है, इस वजह से यहाँ से कितना हो गया मेरे पास 40 हो गया। ठीक इसी तरीके से 5 यहाँ से कम हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, और 5 जो है राइट हैंड साइड से कम हुआ है, तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया। तो इस वजह से 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.04 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, एरिया कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, आपके पास जो स्ट्रेट लाइन दी गई है उसके ज़रिए आप क्या कैलकुलेट कर लो,
उसके ज़रिए आप जो है ई कैलकुलेट कर लो। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लोगे, ई, इस स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आप क्या करोगे, 250 को डिवाइड करवा दोगे 0.0125 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें दो फोर्सेस दी गई है ना, इन दो फोर्सेस के ज़रिए आप क्या निकाल लोगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर स्ट्रेस नंबर 1 निकाल लोगे और स्ट्रेस नंबर 2 निकाल लोगे। ये तो आपको आता ही होगा। इस फोर्स को डिवाइड कर दोगे इस एरिया से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस 1 और स्ट्रेस 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आप इन स्ट्रेसेस को क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे। स्ट्रेस नंबर 1 यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा मेरे पास 111, और स्ट्रेस नंबर 2 जो इन्होंने निकाला है वो आ रहा है मेरे पास 400, तो वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा 400। अब आप इसको ये कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये स्ट्रेन आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसके आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ऐसे पैरेलल लाइन एक आ जाएगी ऐसे। देखें तो डायग्राम मेरे पास कुछ ये हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी डायग्राम। स्ट्रेस 1 यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेस 2 यहाँ पर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने जो है परमानेंट स्ट्रेन और इलास्टिक रिकवरी मार्क करेंगे, जो कि आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इलास्टिक रिकवरी। तो आपके पास ये जो ई आया था, इस ई के जरिए आप बासानी क्या निकाल सकते हो, ये इलास्टिक रिकवरी निकाल सकते हो। तो तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, तीसरे स्टेप के अंदर आप जो है इलास्टिक रिकवरी कैलकुलेट कर लोगे। किस तरीके से, जो तरीका आपको सिखाया हुआ था, जो इसका आपके पास क्या था, ई, तो आप ये ई आपके पास बराबर हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस बराबर होगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। सिंपल, सही है, ये कैलकुलेट हो गया आपसे। सही है। इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है ये टोटल स्ट्रेन कितना आ रहा है, टोटल एप्सिलॉन 2 कितना आ रहा है। तो चौथे स्टेप के अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे आप, एप्सिलॉन 2। सही है, टोटल। तो ये टोटल किस तरीके से आएगा, देखो टोटल हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, तो आप करेंगे इंटरपोलेशन। यहाँ पर देखें क्या की गई है, इंटरपोलेशन की गई है, ये रहा। किस तरीके से, आपने क्या किया है, एप्सिलॉन 2 को माइनस कर दिया है 0.0125 से। सही है, ठीक है, और इसको इक्वल ले लिया है आपने 0.05 वाला माइनस कर दिया जाएगा हमारे पास किससे, 0.0125 से। ठीक है। अच्छा, नीचे आइए, इसका असल तरीका पता है क्या होता है, इसका असल तरीका ये होता है कि एप्सिलॉन 2 आपने मालूम करना है, आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कर दोगे 0.00125 डिवाइडेड बाय, अब ये जो माइनस में लिखा है इसको दोबारा आप नीचे लिख दें 0.0125, और किस में से माइनस कर दें, जो बिगर वैल्यू, बिगर वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 हो जाएगी, इज इक्वल टू। अब एप्सिलॉन 2 किसके ऊपर आ रहा था मेरे पास, 400 के ऊपर, तो 400 लिखा, माइनस कर देंगे आप जो आपके पास कम वाली वैल्यू है, मतलब कि 250, नीचे अपाउंड लगाएंगे, अपाउंड में सब्ट्रैक्शन में भी क्या लिख देंगे, -250 लिख देंगे, और हाईएस्ट वैल्यू जिसके ऊपर 0.05 आ रहा था वो कितना था, 500 था, तो वो आप लिख देंगे। ये सिंपल क्या होता है, इंटरपोलेशन करने का तरीका होता है। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, एप्सिलॉन 2। अब आपके पास एप्सिलॉन 2 भी आ चुका है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप बोलोगे कि एप्सिलॉन 2 जो टोटल स्ट्रेन है वो बराबर आपके पास होगा एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन पी के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, परमानेंट स्ट्रेन निकाल सकते हो। ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। तो अब आपके पास दो स्ट्रेन आए, एक स्ट्रेन आपके पास आया होगा 100 के ऊपर, देखें स्ट्रेस नंबर 1 निकाली, उसके ई को डिवाइड करा दिया, तो एक स्ट्रेन तो ये आ गया था आपके पास। इस स्ट्रेन को जब आप इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो कि इसकी थी 600, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी इलोंगेशन पहली फोर्स के ऊपर। दूसरी फोर्स के ऊपर इलोंगेशन मालूम करने के लिए, क्योंकि आप उसका परमानेंट स्ट्रेन मालूम कर चुके हो, देखें यही स्ट्रेस नंबर 2 निकाला, इलास्टिक रिकवरी इन्होंने निकाली वही वाले थ्योरम के जरिए से, ट्रायंगल के जरिए से। फिर इन्होंने क्या किया, एप्सिलॉन 2 जो हमारे पास जो टोटल आया हुआ था उसमें से इन्होंने सब्ट्रैक्शन कर दी एप्सिलॉन आर की, इलास्टिक रिकवरी की, तो इनके पास क्या आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। इस परमानेंट स्ट्रेन को इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई करा के क्या आ गई, इनके पास परमानेंट इलोंगेशन आ गई। ठीक है,
सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग जो है ई कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन को देखते हुए, फिर दो फोर्सेस के ऊपर दो स्ट्रेसेस निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एप्सिलॉन आर किस तरीके से होगा, जो ई की वैल्यू है वही हमारे पास पैरेलल लाइन की वैल्यू होगी, वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी निकालने के बाद स्ट्रेन नंबर 1 तो बिल्कुल निकालना आसान है हमारे पास, वो निकाल लेंगे। स्ट्रेन नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेन नंबर 2 के लिए इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन का तरीका आपको सिखाया। आपके पास स्ट्रेन नंबर 2 आया, टोटल स्ट्रेन आया, आपके पास इलास्टिक रिकवरी है, वहाँ से आप परमानेंट स्ट्रेन निकाल लेंगे। तो आपके पास जो है दो स्ट्रेन आ चुके हैं, एक स्ट्रेन नंबर 1 और एक परमानेंट स्ट्रेन। उन स्ट्रेन्स को जब आप इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उनकी इलोंगेशंस आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये आप लोग जो है डायग्राम्स देख लीजिएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पेपर में सवाल ही आया था, डायग्राम आई थी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और बताया गया था ये डायग्राम किसको शो करती है। तो यहाँ पर आप सिंपल जवाब देंगे, ये ब्रिटेड मटेरियल को शो करती है। यहाँ पर अगर ये डायग्राम आ जाती है इस तरीके की, डाउनवर्ड कर्व कुछ इस तरीके का बनता हुआ नज़र आ जाता है, तो सिंपल आप जवाब देंगे ये कॉन्क्रीट, टिपिकल कॉन्क्रीट मिक्स की डायग्राम है। इसी तरीके से अगर जो है वो ये डायग्राम आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट एक डायग्राम होती है, ये अगर आ जाती है तो आप बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ब्रिटल मटेरियल की है, ये डक्टाइल की, और ये हाईली डक्टाइल की है। सही है, इस तरीके से आप जवाब देंगे। सो इन केसेस के अंदर आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली डक्टाइल फ्रैक्चर है। पहला वाला ब्रिटल है, जो दोनों एरिया हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा वाला जब कप और कौन बनेगा तो हमारे पास डक्टाइल फ्रैक्चर होगा, पहले ब्रिटल फिर डक्टाइल। और जब हमारे पास इस तरीके से होगा 45 डिग्री यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कम्प्लीटली डक्टाइल फ्रैक्चर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग जो है ये पैटर्न्स देख लीजिएगा, ये स्लाइड्स आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा ब्रिटल फ्रैक्चर की। ओके, कि ब्रिटल फ्रैक्चर किस किस तरीके से होता है, इसकी डिटेलिंग। इसके बाद ये वाली स्लाइड, इसके बाद ये देख लीजिएगा कि इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर कौन सा होता है और ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर कौन सा होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप, के जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, कि हमारे पास जो है स्ट्रेस इक्वल होती है हमारे पास स्ट्रेन इनटू यंग मॉड्यूलस की ई के। इसी तरीके से ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेन है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेन है। इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस मतलब कि टॉ बराबर हमारे पास होता है शेयर स्ट्रेन के गैमा के, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, शेयर मॉड्यूलस आ जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ जाती है। तो ये सेम एक्सप्रेशन है जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। सवाल के अंदर हम लोग कह रहा है कि a specimen of titanium alloy is tested in a torsion and the shear stress strain diagram is shown. Determine the shear modulus. Shear modulus means we have to find the value of G. तो G सिंपल क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन जहाँ से आप यंग मॉड्यूलस निकाल देते हैं, अब उसी स्ट्रेट लाइन से क्या निकालोगे, G। तो ये वाला स्ट्रेस आप 52 वाला स्ट्रेस, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है, वो वाला जो स्ट्रेस है 52 वाला, उसको आप डिवाइड कर दोगे इसके स्ट्रेन से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी। पहली चीज़ मालूम हो गई। एंड द यूटीएस, अब दूसरी चीज़ मालूम करनी है हम लोगों को, यूटीएस। तो यूटीएस हमारे पास क्या होगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, देख रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर होगा, तो आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 73, दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस डी। आप क्या डिटरमाइन करें, मैक्सिमम, अच्छा प्रोपोर्शनल लिमिट भी डिटरमाइन करनी है शेयर मॉड्यूलस के बाद। तो प्रोपोर्शनल लिमिट हमारे पास क्या होगी, जहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, मतलब कि 52। फिर इसके बाद हम लोगों को यूटीएस, जो कि हम लोगों ने बता दिया 73, सही है। इसके बाद ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस डी। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना डी, ये मालूम करके दिखाएं कब, at the top of a block of this material shown in the figure could be displaced horizontally if the material behave elastically. D उस वक्त मालूम करेंगे जब तक वो elastically behave कर रहा है, और elastically behave कब तक करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर तक करता है। तो इस गैमा की वैल्यू आपको दी हुई है, जो कि मैं क्या लूँगा, गैमा PL की वैल्यू लूँगा, सही है। ओके, मतलब कि 10 गैमा PL ये बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर मेरे पास ये वाली लाइन होगी, और बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस मेरे पास ये वाली लाइन होगी 2 वाली। तो मैं इसको सॉल्व करते हुए रेडियन में, क्योंकि ये गैमा रेडियन में, तो कैलकुलेटर को रेडियन में ले जाते हुए मैं क्या निकाल लूँगा, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है, नेक्स्ट मुझे कह रहा है कि शेयर फोर्स V मालूम करके दे दें। तो शेयर फोर्स मालूम करने के लिए शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट का बराबर होगा शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। तो ये तो मेरे पास प्रोपोर्शनल लिमिट का शेयर स्ट्रेस मुझे मालूम है 52। एरिया कैसे आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 12। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखें सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से 73 यूटीएस निकाला हुआ है इन्होंने, फिर tan थीटा को इन्होंने लिया है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और फिर इन्होंने शेयर स्ट्रेस को 52 = V/12 के जरिए इन्होंने क्या निकाला हुआ है, शेयर फोर्स निकाला हुआ है। इसके बाद नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी टॉपिक ऑफ द पोजोन्स रेशो। पोजोन रेशो के ऊपर आते हैं। तो पोजोन रेशो हमारे पास रेशो होता है 2 किस्म के स्ट्रेन का। हमारे पास जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है, और जो उसकी अपोजिट, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो हमारे पास जो है लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। तो पोजोन रेशो दर हकीकत हमारे पास रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, एक्सियल स्ट्रेन का, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेन का। और इसके साथ आती है माइनस साइन, इसको जाहिर करते हैं हम लोग न्यू से। माइनस साइन क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर हमारे पास इलोंगेशन आ रही है ना, तो इसके अंदर क्या आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से माइनस साइन लगाते हैं। ओके, और इसका क्या होता है, लेटरल ओवर एक्सियल, LA, लेटरल ओवर एक्सियल, दिस इज कॉल्ड पोजोन्स रे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेपर में, पास पेपर में जो है डिफरेंसेस आए हुए प्लेन स्ट्रेस का और प्लेन स्ट्रेन का। तो प्लेन स्ट्रेस क्या होता है, प्लेन स्ट्रेस मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशन स्ट्रेस कंपोनेंट इन z डायरेक्शन इज 0 एंड इट इज रिफर्ड एज प्लेन स्ट्रेस। ये कह रहा है बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रेन स्ट्रेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है z डायरेक्शन में। सो जिस प्लेन के अंदर वो स्ट्रेस 0 हुआ, जिस डायरेक्शन के अंदर वो स्ट्रेस 0 हुआ, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्लेन स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कर रहा है कि 0 स्ट्रेस मीन 0 स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्ट्रेन भी क्या होगा, 0 होगा उस डायरेक्शन के अंदर, ये बात याद रखनी है। इसके बाद कह रहा है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज अज्यूम इन थिन पार्ट्स लाइक शीट्स। अच्छा, जो शीट होती है ना, जैसे आपके पास कार बॉडीज़ की शीट्स हो गई, कवर प्लेट्स हो गई, बाइक की शीट्स हो गई, एल्यूमिनियम शीट्स हो गई, तो उनके अंदर स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। कोई भी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होती, एरिया क्योंकि एरिया उनका नहीं होता, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होती, तो स्ट्रेस 0 हो जाता है। और स्ट्रेस 0 होने की वजह से उनका स्ट्रेन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन स्ट्रेन। प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, अगर स्ट्रेन किसी एक डायरेक्शन में 0 हो जाए, सही है, और तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, सिंपल, वो मेरे पास कहलाता है प्लेन स्ट्रेन कहलाता है। ओके, वो मेरे पास क्या कहलाता है, प्लेन स्ट्रेन कहलाता है। 0 स्ट्रेन डज नॉट मीन 0 स्ट्रेस। अब 0 स्ट्रेन होने का मतलब ये तो नहीं है कि उसका स्ट्रेस भी क्या हो, 0 हो, सही है, उसके अंदर स्ट्रेस तो हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि 0 स्ट्रेन डज नॉट मीन 0 स्ट्रेस। Owing the boson effect, changes will occur in z direction. To keep strain 0 in z direction, it is necessary to have stress in the z direction. सही है, स्ट्रेन का 0 होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसका स्ट्रेस, उसके अंदर स्ट्रेस होना चाहिए। सही है, प्लेन स्ट्रेन assumption is usually applied on thick cross section. वो जो प्लेन स्ट्रेस थी वो थिन के लिए थी, ये किसके लिए, हमारे पास थिक के लिए। तो ये आप डिफरेंसेस के अंदर ये पॉइंट्स लिख देंगे। ओके, डिफरेंसेस आए हुए पास पेपर में। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन ऑफ द पोजोन्स रेशो। सवाल हमारे पास ये है का अ बार इज मेड अप ऑफ द 836 स्टील हैज द डायमेंशन शोन इन द फिगर 322। इफ एन एक्सियल लोड अप्लाइड इन द बार, एक्सियल लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 80 किलो न्यूटन का, या आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 80 किलो न्यूटन का फेस अप्लाई हो रहा है। डिटरमाइन द चेंज इन इट्स लेंथ एंड द चेंज इन द डायमेंशन। तो वो चेंज मालूम करो जो कि इसकी लेंथ में आ रहा है। चेंज इन लेंथ पहले तो आप मालूम करो z डायरेक्शन के अंदर, ओके, जो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और चेंज इन द डायमेंशंस, और इसका चेंज मालूम करो दूसरी डायमेंशन के अंदर। मतलब कि वी आर ये हम लोगों को कह रहा है कि दूसरी चीज़ें किस किस में मालूम करके दो, दूसरी चीज़ें मालूम करो डेल्टा x और डेल्टा y भी, सही है। अच्छा, ये एलोंगेशन का फॉर्मूला आप क्योंकि जानते हैं कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपके पास होता है जो भी आपके पास इनिशियल लेंथ है, जो भी आपके पास चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो x का स्ट्रेन आएगा x का एलोंगेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ अलोंग दी
एक्स डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ दी एक्स एक्सिस आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है। सो अब देखें, मुझे ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना दर हकीकत। तो इस फोर्स के ज़रिए और इस एरिया के ज़रिए, यहाँ का एरिया निकालना मेरे पास बिल्कुल आसान है। 50 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा। सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, 50 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया। पहली चीज़ आ गई। अब इस फोर्स को डिवाइड करवा दूंगा इस एरिया से, तो मेरे पास स्ट्रेस आएगा। वो जो स्ट्रेस आएगा वो किस डायरेक्शन का आएगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो स्ट्रेस आ जाएगा जेड एक्सिस का। सही है, ये वाली फोर्स 80 किलो न्यूटन की फोर्स को डिवाइड करा दूंगा मैं इसके एरिया से, तो मेरे पास आ जाएगा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आ गया है और मुझे 836 स्टील दिया हुआ है। इसकी ई की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए। ई की वैल्यू स्टील की कितनी होती है, 200 गीगापास्कल होती है। ओके, और पोजोन रेशो की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। पेपर में ना भी दी जाए तो आपको मालूम होनी चाहिए। पोजोन रेशो की वैल्यू होती है 0.32 इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, और ये ई की वैल्यू है। सो ई की वैल्यू मुझे दी हुई है, मेरे पास स्ट्रेस जेड एक्सिस का आया हुआ है। मैं क्या मालूम कर सकता हूँ, स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अलोंग जेड एक्सिस का, ये हो जाएगा स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय ई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। अब जेड एक्सिस का स्ट्रेन आ चुका है, जेड एक्सिस का स्ट्रेन आ चुका है। जेड एक्सिस की लेंथ मुझे मालूम है कितनी है, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगी जेड एक्सिस की। अब अगर मुझे किसी तरीके से जो है वो वाई और एक्स एक्सिस का भी मुझे क्या मिल जाए, स्ट्रेन मिल जाए, तो उसका सिंपल फार्मूला ये होता है, पोजोन रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है कि ये बराबर हमारे पास होता है माइनस जो आपके पास एक स्ट्रेन आ चुका है, एक्स आपके पास जेड एक्सिस का स्ट्रेन आ चुका है, उसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई का फॉर्मूला एक साथ लिख रहा हूँ। इसको मैं कट आउट कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एप्सिलॉन एक्स और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन वाई। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो आपके पास माइनस पोजोन रेशो ले लो और उसको मल्टीप्लाई करा दो एप्सिलॉन जेड से। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप जो है कैलकुलेट कर लोगे स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस और स्ट्रेन अलोंग वाई एक्सिस को। और फिर जब आप उसकी इनिशियल लेंथ से, जब आप वाई की बात करोगे तो वाई की इनिशियल लेंथ 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की इलोंगेशन आ जाएगी। और जब आप जेड एक्सिस की एक्स एक्सिस की बात करोगे तो एक्स एक्सिस की लेंथ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इलोंगेशन। सही है, देखें अब बिल्कुल आसान है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तो स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस आएगा। स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस के बाद स्ट्रेन अलोंग जेड एक्सिस आएगा। उस स्ट्रेन के जरिए उसको पोजोन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो बाकी की दो एक्सिस है उसके स्ट्रेन आएंगे। उनके स्ट्रेन को जब उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी क्या आ जाएंगी, एलोंगेशंस आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ यही क्या हुआ है, स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस निकाला, फिर स्ट्रेन अलोंग जेड एक्सिस निकाला, फिर उस स्ट्रेन के जरिए इन्होंने पहले तो एलोंगेशन निकाल ली ना, और फिर उस स्ट्रेन के जरिए दूसरा काम इन्होंने क्या किया, उस स्ट्रेन और पोजोन रेशियो के जरिए इन्होंने जो है दूसरी स्ट्रेन्स निकाली। उस स्ट्रेन्स को फिर इन्होंने जो है वो उसकी इनिशियल लेंथ यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो इनके पास क्या आ गई, इनकी एलोंगेशंस आ गई दूसरी डायमेंशंस की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 का इख्तिताम होता है। जो आगे के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिली टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं जो कि आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। अलबत्ता जो यहाँ तक हमारे पास इम्पोर्टेंट था, इसके आगे एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन कुछ ये वाली डेरिवेशन है, फाइनल डायमीटर इन टेंसाइल टेस्टिंग, ये पास पेपर में आई हुई है। तो इसके ऊपर जो है एक हेक्सागन बना देते हैं, हेक्सागन। ये वाली जो हमारे पास डायग्राम है ना, ये वाली जो हमारे पास डेरिवेशन है ये पास पेपर में आई हुई है। आपको फाइनल डाय कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, आपको बता दिए, आपको ग्राफ्स बता दिए, आपको डेरिवेशंस बता दिए, आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए।
और इसके अलावा आपको अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपके सारे के सारे सवालात क्लियर हो जाएं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए ताकि जिन आपके दोस्तों को लेक्चर समझ में नहीं आता वो अच्छे तरीके से यहाँ से कवर कर सकें। थैंक यू।